हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं हूं दीपेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के सेशन में। तो हम लोग कर रहे हैं IBSA यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। और आज हम करेंगे 23 मार्च को शिफ्ट 2 का जो मैथ्स का पेपर हुआ था, उसमें जो 20 क्वेश्चन थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं फटाफट से। और ये सीरीज आपके डिमांड पर लाई गई है। जब हम IBACIO के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे तब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डालिए। तो हम लोग ने ये रिकॉर्ड करके आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है ना। चलिए, ncrtquiz.com ये बहुत ही एक बेनिफिशियल वेबसाइट आपके लिए है, जहां पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर CDS, CAPF, FCAT, CGCAT इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट देने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको फ्री डेमो टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आप ncrtquiz.com पर जरूर जाएं और यहाँ से आप अपना जो GS का फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी। तो IBSA 2023 मार्च शिफ्ट 2 का मैथ्स के 20 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या लेवल है आज के इस इन 20 क्वेश्चंस का, ठीक है ना। और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला सवाल एवरेज का है। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ वाज 25 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 4 ईयर्स अगो। तो एक हस्बैंड और वाइफ है, 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी। शादी के समय जो एवरेज एज थी वो 25 साल थी। The average age of husband, wife, and their child who was born during the interval is 20 years now. How old is the child now? तो हमसे प्रेजेंट एज पूछी जा रही है बच्चे की, तो सारा डेटा प्रेजेंट में लेकर के आते हैं। ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, इनकी जो एवरेज एज 25 साल थी, ये कब थी? शादी के समय। शादी के समय यानी कि 4 साल पहले। 4 साल पहले दो लोग थे, इनका एवरेज था शादी के समय 25। तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, दोनों की एज में 4 4 ऐड होगा, यानी कि एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 29, यानी टोटल एज कितनी होगी दोनों की? 58 ईयर्स। लेकिन प्रेजेंट में उस परिवार में 3 लोग हो गए, एक बच्चे का जन्म हो गया। तो हस्बैंड वाइफ तो थे ही, एक बच्चे का जन्म हो गया, अब 3 लोग हो गए। लेकिन अभी भी उस परिवार की जो एवरेज एज है वो 20 साल है। तो यानी टोटल कितना हो गया? 60 साल। ये 60 साल 3 लोगों की एज का सम है, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे की। इसमें से 58 ईयर्स हस्बैंड प्लस वाइफ की एज का सम है। तो बाकी जो 2 साल है वो किसकी एज होगी? वो होगी आपकी प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, है ना। बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है? 2 साल। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, रीना reaches a party 20 minutes late if she walks at the speed of 3 km per hour from her house. If she increase her speed to 4 km per hour, she will reach 30 minutes early. What is the distance between her house and the venue? दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो आप इसको बेसिक से बना सकते हो कि एक सर्टेन डिस्टेंस है ना। इसको अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया जाए तो आप 20 मिनट्स क्या हो जाओगे? लेट। लेट मतलब क्या हो गया? कोई एग्जैक्ट टाइम होगा। मान लेते हैं एग्जैक्ट टाइम हमारा T मिनट है। T मिनट वो टाइम है जब ना तो आप लेट पहुंचोगे ना जल्दी। तो वो एग्जैक्ट टाइम T मिनट मान लिया मैंने। अब जब मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो मैं 20 मिनट लेट पहुंचा, यानी कि एग्जैक्ट टाइम के 20 मिनट बाद पहुंचा। यानी मेरा जो टाइम होगा यहाँ पर वो होगा T+20 मिनट, है ना। और अगर मैं स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कर दूंगा तो मैं 30 मिनट्स पहले पहुंच जाऊंगा, यानी एग्जैक्ट टाइम से मैं 30 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। अब चाहे मैं 3 की स्पीड से जाऊं चाहे 4 की स्पीड से, डिस्टेंस तो मैं बराबर ही ट्रेवल करूंगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। जब 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तो टाइम था T+20। ठीक है, जब 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी तब टाइम था T-30। ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। तो हो जाएगा 3T+60 बराबर कितना? 4T - 4 × 12 120। 4T में से 3T क्या? T बचा।
ठीक है, ये माइनस का 120 इधर आएगा तो प्लस का 180 हो जाएगा। किस में आएगा? ये मिनट में, है ना, क्योंकि हमने किसी डेटा को चेंज ही नहीं किया। 180 मिनट मतलब कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। ठीक है ना। अब हमें टाइम नहीं पूछा था, हमें पूछा था डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? टी की वैल्यू को चाहे यहाँ पर रख दो तो भी आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, और चाहे आप टी की वैल्यू को यहाँ पर रख दो, कहीं पर भी रख देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम यहाँ पर रख देते हैं 3 इंटू टी, कितना? 180 है। 180 प्लस 20 200 हो गया, लेकिन ये मिनट में है, इसको आवर्स में चेंज कर लो 60 से भाग करके। ठीक है ना। तो ये कट जाएगा 20 बार और ये कट जाएगा 10 बार, यानी डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो एक तरीका ये है। दूसरा मेथड क्या है इसका, कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होती है, जो डिस्टेंस आप 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, वही डिस्टेंस आप 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, तो डिस्टेंस कांस्टेंट तो क्या होता है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब अगर हम स्पीड का रेशो देखें तो स्पीड का रेशो क्या है? देखो 3 और 4 का है। स्पीड का रेशो है 3 4 का, तो इसका उल्टा हो जाएगा टाइम का। टाइम का क्या हो जाएगा भाई? 4 और 3 का। यानी जब मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूं तो इतने समय में पहुंचता हूं, और जब 4 की स्पीड से जाता हूं तो इतने समय में पहुंचता हूं। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? देखो यहाँ पर 1 का है, जबकि एक्चुअल डिफरेंस कितने का हो गया? ये 20 मिनट्स लेट और ये 30 मिनट्स अर्ली। यानी अगर मान लो एग्जैक्ट टाइम 10 बजे है 10 AM, तो 20 मिनट लेट का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति 10:20 पर पहुंचा होगा। 30 मिनट्स अर्ली का मतलब क्या हो गया? कि आप 9:30 बजे पहुंच गए होंगे। तो 30 मिनट्स अर्ली और 20 मिनट्स लेट का जो डिफरेंस है वो 9:30 और 10:20, कितने मिनट का डिफरेंस हो गया? 50 मिनट का। तो जब भी लेट और अर्ली होता है तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इनका सम, है ना। तो 20 मिनट लेट 30 मिनट्स अर्ली, यानी टाइम का डिफरेंस कितना है? 50। किसमें? मिनट में। एक की वैल्यू 50 तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। किसमें? मिनट में। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। यानी कि अब मुझे ये पता चल गया कि जब मेरी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी तो मैं उस डिस्टेंस पर पहुंच जाता हूं 200 मिनट में, या मेरी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर थी तो मैं पहुंच जाता हूं 150 मिनट में। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है? 200 मिनट। इसको आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर दो, तो 3 दूनी 6 और ये 10 बार कट जाएगा, यानी 10 किलोमीटर हमारे पास क्या बन जाएगी? डिस्टेंस बन जाएगी। तो इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। जो आपको सही लगा आप वैसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्रुप हैज बॉयज एंड गर्ल्स इन द रेशियो 16/2 एंड 15/3। देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से गया 8 बार, 3 से गया 5 बार, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 8:5 है। इफ 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स ज्वाइन इन, द रेशियो बिकम्स 1/2 रेशियो 1/3। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, यानी रेशो हो जाएगा हमारे पास 3:2। कब? जब एक लड़का ज्वाइन कर लेता है और 3 लड़कियां ज्वाइन कर लेती हैं तब। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स ओरिजिनली इन द ग्रुप। ओरिजिनली कितनी लड़कियां थी? तो ओरिजिनली लड़कियां जो थी वो 5 का मल्टीपल थी। अब 5 का एक ही मल्टीपल है तो और कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आपका 35 हो जाएगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें क्रिस क्रॉस मेथड लगा देते हैं। 8 दूनी 16, है ना, 5 तिया 15, डिफरेंस कितने का हमारे पास? 1 का। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 3 इंटू 3 9, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना? 2। इनका डिफरेंस कितने का? 7 का। ये 1 का डिफरेंस, ये 7 का डिफरेंस बराबर होंगे। 1 की वैल्यू 7 है तो गर्ल्स हमारी कितनी थी? 5 थी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 इंटू 7 यानी कि 35। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ठीक। और हमने जो रेशियो पहले लिखा है उसी की वैल्यू आती है, और वही हमसे पूछ रहा था, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 35 बॉयज, 35 गर्ल्स थी ओरिजिनली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ माइक्रोवेव वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹2000 मोर, देन देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द माइक्रोवेव? तो आप किसी माइक्रोवेव को 20% के लॉस पर बेचते थे और आपने उसको उठा करके 2000 रुपये ज्यादा में बेच दिया, तो आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। तो रुपयों में 2000 रुपये और परसेंटेज में कितना हो गया? -20 प्लस 20 यानी कि +40%। तो 40% प्राइस बढ़ गया परसेंटेज में, रुपयों में 2000। सीपी कितना होता है? 100%।
100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 बटे में 40 इंटू 100, 4×5 = 20, यानी सीपी हमारा कितना है, 5000 रुपए है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट, अनु इज 4 times as good as Vinod at doing a work. Together they finish the same work in 12 hours. In how many hours will Anu alone finish the work? तो जो अनु है वो विनोद से 4 गुना अच्छा काम करती है ना। यानी कि अगर विनोद जितनी देर में 1 यूनिट काम करता होगा उतनी देर में अनु 4 यूनिट काम करती होगी, यानी कि ये इनके एफिशिएंसी का रेशो हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क कैसे, दोनों मिलकर, कह रहा है कि दे टुगेदर दे फिनिश द सेम वर्क इन 12 आवर्स। दोनों ने किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर लिया। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 5, तो 12 घंटे में कितना काम करते होंगे, 60, यानी 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। अब ये काम मुझे अनु अकेले से करवाना है, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कितने दिन लग जाएंगे, कितने घंटे लग जाएंगे, 15 आवर्स। ठीक है ना, अनु को ये काम अकेले करने में कितने घंटे लग जाएंगे, 15 आवर्स। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बॉर्ड मास का सवाल है। ये हो जाएगा 1 सही 1/4 यानी 5/4। ठीक है, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। 10 से कम 10, 10 और 5 15/10, उल्टा करेंगे तो 10/15। ठीक है, अब नीचे देखो ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों को देखना जरा, माइनस का 2/3 और माइनस का 1/3, माइनस का 3/3 हो जाएगा, यानी माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो माइनस माइनस सॉल्व हो गया, माइनस का 3/2। अब प्लस में देखो ये 4/5 है और ये 1/5 है, 4/5 1/5 कितना हो गया, 1 हो गया, और प्लस का 3/4 यानी कितना हो गया, 7/4। ठीक है, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 5/6, नीचे कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 हो गया, है ना, और प्लस कितना हमारे पास 7, तो 7 में 6 गया, 1 बचा, यानी अब कुल मिलाकर हो गया 5/6 बटे में 1/4, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/3 इस सवाल का उत्तर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 220 meter and the outer circumference is 352 meter. Find the area of the track. तो एक रेस ट्रैक है, वो रिंग के फॉर्म में है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा ऐसा, ये ट्रैक है, ये है ट्रैक। ठीक है ना, ये ट्रैक है। अब ये जो ट्रैक है इसका हमें एरिया बताना है। तो अगर छोटे वाले सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर मानते हैं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर मानते हैं, तो इस ट्रैक का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रैक। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया घटा दो, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब आर पता चल जाए अगर मुझे तो काम बन जाएगा। इसके लिए क्या दिया है देखो, इनर सरकमफ्रेंस, यानी अंदर वाले जो छोटा वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और स्मॉल आर बराबर कितना हमारे पास है 220, तो 22 से कट जाएगा 10 बार, 2 से जाएगा 5 बार, 7×5 = 35, स्मॉल आर कितना आ गया 35 आ गया। और जो आउटर सरकमफ्रेंस है यानी बड़ा वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर, ये 352 है। ठीक है, तो 2 से एक बार काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 6 12, है ना, 2 एकम 2 15, 2 7 14, 2 6 12, सही है। 22 से 8 बार कट जाएगा, तो आर कैपिटल कितना आ गया 56 आ गया, 56 आ गया। ठीक है, स्मॉल आर 35 है, कैपिटल आर 56 है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई, यानी 22/7।
आर माइनस आर, 56 माइनस 35 कितना बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा, 21 इंटू आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने बार, 13 7 91। ठीक है, 13 7 91। अच्छा यूनिट डिजिट देखो इसका क्या आ रहा है, 22 इंटू 21 इंटू 13, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यूनिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जहां पर यूनिट 6 है, आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही आपको नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 50 सॉलिड मेटेलिक क्यूब्स ईच हैविंग 2 मीटर लॉन्ग एजेस and 10 solid cuboids each having dimension 5 meter into 4 meter into 3 meter are melted and a big solid cube is formed. What is the length of each side of this big cube? तो जब भी मेल्ट करते हैं तो टोटल वॉल्यूम बराबर होता है, तो जो 50 मेटेलिक क्यूब्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एक का वॉल्यूम 2 का क्यूब तो 50 का इतना, प्लस 10 क्यूबॉइड है जिनकी डायमेंशन 5 गुणा 4 गुणा 3 है, तो एक का वॉल्यूम इतना हो गया, 10 का इतना हो गया। तो इन 50 क्यूब का टोटल वॉल्यूम प्लस 10 क्यूबॉइड का टोटल वॉल्यूम, इनको मेल्ट किया गया और एक बड़ा क्यूब बनाया जिसकी मान लेते हैं एज कितनी है x, तो वॉल्यूम कितना होगा x क्यूब। ये वॉल्यूम और ये मेल्टेड वॉल्यूम दोनों बराबर होने चाहिए, तो 2 का क्यूब 8 8 पंचे 40 यानी 400 हो गया, ये 5 चौको 20 30 60 इंटू 10 यानी कि 600, तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया हमारे पास 1000 आ गया, और 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, यानी जो बड़ा क्यूब बना है उसकी हर एक एज कितनी होगी हमारी 10 मीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है शरद इन्वेस्टेड हिज असेट्स of rupees 30,000 in two schemes X and Y on simple interest. The rate of interest on X is 10% per annum and Y is 2% per annum. The total interest received in 2 years is 3,000. Find the sum invested in scheme X. देखो ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो 2 साल में अगर 3,000 रुपये इंटरेस्ट मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा 1500। क्यों कैलकुलेशन करें, 1 साल में 1500 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, 2 मेथड है आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो कि x को आपने इन्वेस्ट किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, y पर आपको मिल रहा है 2%, और कुल मिलाकर आपको 1500 रुपये ब्याज मिला किस पर 30,000 पे, तो 1500 30,000 का कितना परसेंट हो गया भाई, आप कहेंगे सर ये हो गया हमारे पास 5%, तो ओवरऑल जो ब्याज मिला वो 5% मिला 1 साल में। एलिगेशन लगा देंगे तो प्रिंसिपल का रेशो आएगा, 5 में 2 गया 3 बचा, 10 में से 5 गया 5 बचा, ये किसका रेशो आ गया, ये x को हमने कितने रुपए पर, यानी x का प्रिंसिपल क्या है और y का प्रिंसिपल क्या है, कुल मिलाकर के हमने 8 रुपए इन्वेस्ट किए, सवाल कह रहा है कुल मिलाकर हमने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 30,000 हो गई, तो कह रहा है फाइंड द सम इन्वेस्टेड ऑन स्कीम x, यानी 3 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये हो जाएगा 30,000 बटे में 8 इंटू 3, तो 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा कितने बार 7500 बार। ठीक है ना, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 2 तिया 6 2 7 14 3750 इंटू 3, यानी हो जाएगा 3 5 15 3 7 21 और 1 22 9 और 2 11 11,250 रुपये हमारा स्कीम एक्स पर हमने कितना इन्वेस्ट किया था 11,250। ठीक है ना, अगर इसमें एलिगेशन ही लगाना तो रूल ऑफ मिनिमम भी लगा सकते हो इसमें। कैसे कि देखो x को आपने 10% पर इन्वेस्ट किया, y को आपने 2% पर इन्वेस्ट किया, 1 साल में कुल मिलाकर के ब्याज मिला 1500 रुपए, तो हम ये कह सकते हैं देखो कम से कम 2% पर तो हमने दोनों को ही इन्वेस्ट किया ना, कम से कम 2% पर तो दोनों को इन्वेस्ट किया, तो अगर 30,000 रुपये थे तो 2% अगर ब्याज मिलता कुल मिला करके तो 600 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था, लेकिन हमें तो 1500 रुपये ब्याज मिला, यानी ये जो 900 रुपये ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि जो एक्स वाला था उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 8% ज़्यादा ब्याज मिल रहा था, इसीलिए वो 900 रुपये आपको ज़्यादा ब्याज मिल गया। यानी अब ये पक्का पक्का हो गया कि ये जो 900 रुपये ब्याज मिला है ये एक्स के
8% के बराबर है, यानी x का 8% 900 के बराबर है, तो x टोटल 100% होता है, 900 बटे 8 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो भी 11,250 है, ठीक है ना। तो इसमें रूल ऑफ मिनिमम भी लगा सकता हूं मैं और एलिगेशन भी लग सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाय 5.5/2 kg if a new person replaces one weighing 50 kg, what is the weight of the new person? देखो 50 kg का एक व्यक्ति है जिसको रिप्लेस किया जा रहा है एक नए व्यक्ति के द्वारा, और उसके आने की वजह से 8 लोग थे, एक गया एक आया तो 8 के 8 ही है। एवरेज बढ़ गया, एवरेज बढ़ेगा तभी जब जाए 50 kg का और आए 50 से ज्यादा का, यानी कि जो नया व्यक्ति है उसका वेट 50 kg से ज्यादा है, ये बात तय है। कितना ज्यादा है? तो भाई 8 लोग थे और 8 के 8 में एवरेज बढ़ गया 5/2, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 70 kg होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर है। देखो भाई 50 kg का जाता और 50 का ही आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज बढ़ गया यानी कि गया कम का है आया ज्यादा का है, तो ये बात तो पक्की हो जाती है कि जो आया है उसका वेट 50 kg से ज्यादा का है। अब एक गया एक आया तो 8 के 8 ही है, तो 50 प्लस 8 इंटू 5/2 यानी कि 70 kg हमारे पास उस व्यक्ति का वेट हो गया जो नया आया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% and then applies VAT of 15% on an item having a mark price of 2000, at what price did he sell the item? तो हुआ क्या, उसने डिस्काउंट दिया 20% का यानी प्राइस कम किया, और उसके बाद 15% वैट लगा दिया यानी फिर बढ़ा दिया। तो ये सक्सेसिव इंक्रीज है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि -20 फिर +15, कुल मिलाकर देख लो क्या हुआ, फिर -20 इंटू +15 अपॉन कितना 100, तो 20 पंचे 100, 5 तिया 15, ठीक है। अब ये माइनस का 20 प्लस का 15 यानी कि माइनस का 5, ऊपर से आ गया माइनस का 3, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया हमारा -8%। तो 2000 का सीधा सीधा आप 8% निकाल लो, कितना होता है 160 होता है ना, 160 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 1840, यानी कितने में बेचा जाएगा वो 1840 में। या फिर आप क्या करो, आप सिंपल जो सवाल कह रहा है वो करते जाओ, 2000 रुपए मार्क प्राइस था, सबसे पहले आपने 20% डिस्काउंट दिया, 2000 का 20% कितना हो गया 400, तो आप 1600 में बेचते, लेकिन आपने इसमें लगा दिया 15% वैट। वैट किससे लिया जाएगा? जो खरीद रहा है उससे। तो 1600 का 15% हो गया 240 रुपए, 240 रुपए इस पर ब्याज लग जाएगा, और तो 1840 रुपए का ये बेचा जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम टेकन बाय अ बोट to cover a distance of 60 km downstream is equal to 60% of the time taken by it to cover 75 km upstream. The speed of a stream is 4 km per hour. What will be the total time that the boat will take to cover 39.2 km in still water and 51.2 km downstream? ठीक है ना। तो देखो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इस 4 किलोमीटर पर आवर, यानी y की वैल्यू रखी है 4, ठीक है। x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, यानी स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है वो नहीं है हमारे पास। हमें ये पता है कि 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है बोट, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? x + 4। ये जो टाइम है ये 60% है, यानी 3/5 है किसका? 60% of the time taken by it to cover 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 75 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाती है? x - y, यानी कि x - 4। यहां से मुझे x मिल जाएगा, सवाल कर लेंगे सॉल्व, खत्म कहानी। तो 15 चौको 60, 15 से 5 बार गया, 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 4x - 16, हो जाएगा 3x + 12, 4x में 3x, 3x बचा, माइनस का 16 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 28, यानी ये आ गई हमारे पास स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। x हमारे पास आ गया
28 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल टाइम इन आवर्स दैट द बोट विल टेक टू कवर 39.2 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में इतना टाइम लगेगा। स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है बोट की? 28 प्लस 51.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 51.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट की स्पीड में करंट की स्पीड जुड़ जाती है। 2804 32 इतना टाइम लगेगा स्टिल वाटर में, इतना टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में। टोटल कितना होगा? ठीक है ना। तो भाई इसको काटा पीटी मचा दो, ये डेसिमल हटाओ, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 4 से काटे, 4 9 36, 4 8 32, 4 7 28, 7 से काट 10 बार, 14 7 98, 14/10 यानी कि 1.4 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल हटाओ, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। 8 से कट जाएगा, 8 6 48, 8 चौको 32, 8 चौको 32, फिर 8 से 8 बार, 8 पंचे 40, 8/5 यानी 1.6। तो कुल मिलाकर कितने घंटे हो गए आपके? 3 घंटे। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 3 taps ABC can fill a tank in 10, 18 and 6 hours respectively। तीनों भरने वाले हैं। If A is open all time and B and C are open for 1 hour each alternatively started with B, the tank will be full in। तो 3 नल है हमारे पास A B C, तीनों भरने वाले हैं। A भर लेता है टैंक को 10 घंटे में, B भर लेता है 18 घंटे में, C भर लेता है 6 घंटे। तो एलसीएम हो गया 90 लीटर का टैंक है ये। 9 हो गया, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90। ठीक है ना, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब हुआ क्या कि ए को तो हम हमेशा ओपन रखेंगे, ए तो आपका हमेशा ओपन रहेगा। ए के साथ 1 घंटे बी को ओपन करेंगे, 1 घंटे सी को, ऑल्टरनेट चलेगा। 1 घंटे ए, 1 घंटे बी, है ना। ए तो चलेगा हमेशा, लेकिन ए के साथ 1 घंटे बी, 1 घंटे सी, फिर बी, फिर सी। स्टार्ट किससे हो रहा है? बी के साथ। तो ये दोनों चलेंगे 1 घंटे, ये भी चलेंगे 1 घंटे। इस तरीके से 1 1 घंटे में काम हो। ठीक है ना। तो जब ए और बी एक साथ चलेंगे तो क्या होगा? 9 और 5 14 लीटर पानी भरेगा। और जब ए और सी चलेंगे तो 15 और 9 24, यानी फिर ए और बी चलेंगे 14, फिर ए और सी चलेंगे 24, यानी हर 2 घंटे में कितने लीटर पानी भरेगा? 14 और 24 38 लीटर। भरना कितना है? 90। 38 दूनी 76, आसपास पहुंचते हैं 90 के। तो 4 घंटे हो गए और 76 लीटर पानी टैंक में आ चुका है। 90 लीटर टोटल भरना है, 76 भर चुका है, बचा कितना? 14 लीटर। अब 14 लीटर भरने कौन आएगा? चौथे घंटे ए और सी चले होंगे, क्योंकि पहले घंटे ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी। अब अगले घंटे फिर ए बी आएंगे। क्या ए और बी 1 घंटे में 14 लीटर पानी भर लेते हैं? हाँ सर, भर लेते हैं। यानी 1 घंटा और लगेगा और 14 लीटर पानी और भरेगा, यानी 5 घंटे में टोटल 90 लीटर पानी जो है टैंक में आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो ऑफ मनी विद किशोर टू प्रदीप is 5:11 and that with Pradeep to Sudeep is 6:14। If Kishore has 570 rupees then Sudeep has, सुदीप के पास कितने हैं? ठीक है ना, ये बताना है। तो किशोर और प्रदीप और सुदीप 3 लोग हैं ना। तो किशोर और प्रदीप के पास जो पैसा है वो 5:11 के अनुपात में है। प्रदीप और सुदीप के पास जो है वो 6:14 के अनुपात में है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि सुदीप के पास कितने रुपए हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 11 लिखेंगे। यहां पर क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 7। ये हो जाएगा 5 थी 15, 11 थी 33 और 11 7 77। यानी जो सुदीप के पास पैसे हैं वो 77 का मल्टीपल यानी 7 × 11 का मल्टीपल होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, रेशियो का सवाल है। तो 11 का मल्टीपल देखो, 6 4 10 5 और 7, ये 11 से नहीं घट रहा है। 6 4 10 5 3 8, ये 11 से नहीं घट रहा है। 6 3 2 5 नहीं घट रहा है। तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। देखो आप 9 और 6 15 -4 11, ये 11 से कट रहा है, यानी कि आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम कंफर्टेबल नहीं है, उतने कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर ऐसा, तो हम सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि किशोर के पास 570 रुपए हैं, तो सुदीप के पास कितने हैं? तो किशोर के पास मेरे हिसाब से कितने हैं? 15 हैं। 15 की वैल्यू कितनी है? 570।
सुदीप के पास कितना है भाई 77 है, 77 की वैल्यू निकाल लो, 570 अपॉन 15 इंटू 77, तो 15×3 = 45 और 15×8 = 120, ठीक है। 38 इंटू 77, तो 38 इंटू 77 को क्या ले सकते हो, 38 इंटू 7 इंटू 11, पहले 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 7 8 56, 5 7 21 और 5 26। अब 266 में आप 11 का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है। यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 6 12, ठीक है। तो 6 6 12, 6 और 2 8 और 1 9 और 2 2926 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, द अमाउंट पेएबल on maturity of a certain sum invested for 2 years at the rate of 15% per annum, interest compounded 8 monthly is 18,634. What is the simple interest on the same sum for the same period at 5% per annum? तो कोई अमाउंट है जिसको आपने 15% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट किया था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था हर 8 महीने में, तो वो अमाउंट बन गया 2 साल में 18,634। तो उसी प्रिंसिपल को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 5% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बताना है। तो पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ये 18,634 क्या है, अमाउंट है। किसका अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिस पर कितने साल ब्याज लगा है, 2 साल। लेकिन जो कंपाउंडिंग हुई है वो कैसे हुई है, आफ्टर एवरी 8 मंथ्स। तो 2 साल यानी कि 24 मंथ्स, और 24 मंथ्स में हर 8 महीने में ब्याज लगा है, यानी कि कितने बार ब्याज लगा होगा, 3 टाइम्स, 3 बार ब्याज लगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, यानी कि 12 महीने में एक बार ब्याज लगेगा तो 15% लगेगा, लेकिन ब्याज तो हर 8 महीने में लगा है। तो अगर 12 मंथ्स में ब्याज लगता तब लगता 15%, तो 8 महीने में कितना ब्याज लगेगा, तो आपको कहो सर 15/12 इंटू 8, तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, यानी कि हर 8 महीने में 10% ब्याज लगा। और कितने बार ब्याज लगा, 3 बार, यानी ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। 10% इज इक्वल टू 1/10, यानी कि अगर प्रिंसिपल देखोगे 10 और अमाउंट देखोगे तो कितना, 11, लेकिन 3 साल की जब बात करेंगे तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो 3 साल का प्रिंसिपल हो गया 1000 और अमाउंट कितना हो गया, 1331, है कि नहीं, यही तो है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इस 1331 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 18,634। तो यहां से मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, 1000 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 18,634 बटे में 1331 इंटू 1000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रिंसिपल निकाल लेंगे यहां से। ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ये 11 से कटेगा 121 बार, ये 11 से कटेगा 11 × 11 बचा 7, 76, 11 6 66, कितना बचा 10, 103, 11 9 99, 11 चौक 44। फिर 11 से 11 बार कटेगा, 11 × 11 5 बचा 59, 11 पंचे 55, 4 बचा, 11 चौक 44। फिर 11 से कट जाएगा 14 बार, ठीक है ना। 14 इंटू 1000 यानी कि 14,000, 14,000 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे क्या पूछा था कि इसी प्रिंसिपल का अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेम टाइम के लिए, टाइम कितना है, 2 साल का, SI कितना होगा। तो 5 दूनी 10 यानी कि 1400 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का हमारा आंसर, ठीक है। 24 महीने टोटल टाइम था, हर 8 महीने में ब्याज लग रहा था। तो 8 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 3 बार ब्याज लगा। 3 बार कितना ब्याज लगेगा, क्या 15% लगेगा, नहीं सर 10% लगेगा। तो पहले 8 महीने में 10%, अगले 8 महीने में 10%, अगले 8 महीने में 10%, यानी ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। 10% 1/10, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशो 10 11, 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब कर दो। प्रिंसिपल 1000 होगा तो अमाउंट 1331, 1331 की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1000 की वैल्यू कितनी है ना। तो प्रिंसिपल आ गया 14,000। अब इस 14,000 का 5% से 2 साल का ब्याज ऐसा ही बताना था, तो 1400 रुपये हो जाएगा, 10% ब्याज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by both 20 and 25। तो ऐसे नंबर जो 20 और 25 दोनों से डिविजल हो, यानी वो इनके LCM 100 से डिविजल होंगे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सभी 3 डिजिट के नंबर। तो पहला तो 100 ही हो गया, दूसरा 200 हो जाएगा, 300,
ऐसे करते करते हमारे पास 900। ठीक है, ये सारे वो नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं और 100 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। तो इन सभी को जो आप जोड़ोगे तो 1 से लेके 9 तक की अगर हम सब में से 100 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 + डैश 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 कितना, 9। 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, 45 होता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 45। एकदम आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। सेम ऐसा सवाल पिछली शिफ्ट में भी आया था, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है ना, नहीं तो आप इसमें एपी लगा दो, जरूरत नहीं है एपी लगाने की, इसलिए मैंने लगाई नहीं। 100 कॉमन ले लिया, सम निकालना था, तो 1 + 2 + 3 डैश 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 9। 1 से लेकर 9 तक की नेचुरल नंबर का सम आपको याद होना ही चाहिए, 45 होता है। 1 से लेकर 10 तक की नेचुरल नंबर का सम 55 होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, इफ 156 इज 20% मोर देन ए, देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन 156। देखो अब यहाँ पर 156 का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि 20% कितना होता है, 1/5, यानी जो भी ये 156 है ये ए से 20% ज्यादा है। यानी अगर ए 5 होगा तो ये 6 होगा, है ना। तभी तो ये 156 ए से, ए जो भी है उससे 20% ज्यादा है। तो कह रहा है देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन 156, परसेंटेज बताना है ना। तो 6 5 से कितना कम है, 1 कम है। 1 कम कितने से, 6 से। ठीक है ना, जो 5 है वो 6 से कितना कम है भाई, 1 कम है। 1/6 × 100 यानी कि 16.66। तो आपको इस 156 का यूज करने की जरूरत नहीं है। 16.66 पे अप्रोक्सीमेट 16.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात थी कि ये जो भी नंबर है इसको बी मान लो थोड़ी देर के लिए, 156 को, तो बी इज 20% मोर देन ए। परसेंटेज जो पूछ रहा है, तो 20% मोर देन ए, यानी कि अगर ए 5 है तो बी कितना होगा, 6। तो कह रहा है ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, तो ए बी से कितना कम है भाई, 1 कम है। किससे, 6 से। जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे लिखेंगे, और डिफरेंस हमारे पास 1 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ वाई and inversely as the cube root of z. X varies directly as the square of y and inversely as the cube root of z. तो इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी भी, x1/x2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ z2 अपॉन y2 स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ z1। तो ये जो पहली वैल्यू लिखी है x1 y1 z1 है, x1 कितना है, 2 है, और जो बाद वाली वैल्यू है वो क्या है, x2 y2 z2। x2 कितना हमारे पास है, 3, y1 कितना हमारे पास है, 4, 4 का स्क्वायर 16, z2 कितना है, 27, 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3। y2 निकालना है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y2 का होल स्क्वायर इंटू z1 कितना है, 8, 8 का क्यूब रूट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 4 बार, 4 × 12, 12 × 36, तो y2 का स्क्वायर हो गया 36, यानी y2 हो गया हमारे पास, y2 हो जाएगा ±6। ठीक है ना, कि ऑप्शन में ±6 दिया है तो हम भी आंसर ±6 लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आसान सवाल थे अभी तक जितने भी आए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हम लोग। कह रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, इट इज अगेन इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज अ नेट परसेंटेज, नेट चेंज इन परसेंटेज। तो किसी नंबर को आपने 10% इंक्रीज किया, फिर 10% डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो नेट परसेंट आएगा इसका 1% डिक्रीज, है ना। कैसे आएगा, इस तरीके से देखो, ये कट जाएगा, ये गया, -1 आ गया। -1 हमें बता रहा है कि नेट डिक्रीज हो गया 1%। अब आप 1% डिक्रीज करोगे, फिर इसको 20% इंक्रीज करोगे, है ना। तो -1 + 20 + -1 × 20/100, तो 20 में से एक गया, ये तो 19 हो गया। 20 × 5 = 100,
माइनस का 1/5 यानी कि माइनस का 0.2, ठीक है ना, माइनस का 0.2। 19 में से 0.2 गया, कितना बचा 18.8%। और ये किसका आ रहा है, प्लस का, यानी ये हो गया इंक्रीज 18.8%, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1135 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। 1135 में क्या ऐड किया जाए ताकि ये जो भी रिजल्ट आए वो 3, 4, 5, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसमें एक नंबर दिख रहा है मुझे 5। अब मैं जानता हूं कि कोई भी नंबर 5 से तब डिविजिबल होता है जब उसका यूनिट या तो 5 हो या 0 हो। तो 5 में या तो आप 0 जोड़ो या फिर 5 जोड़ो, तभी वो नंबर, जो नया नंबर बनेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। अब 0 तो है नहीं हमारे पास ऑप्शन में, 5 है, तो आंसर क्या बनेगा, 5 ही बन जाएगा। 1135 में जब आप 5 जोड़ोगे, ठीक है ना, तभी जाकर के वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन था, तो आगे मुझे 3, 4, 6 की जरूरत ही नहीं पड़ी जोड़ने की, ठीक है ना। 3, 4, 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ये थे आपके शिफ्ट 2 के 20 मैथ्स के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही आसान थे। आज का जो शिफ्ट था, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कैलकुलेटिव भी हो, है ना। कल की जो शिफ्ट थी उसमें तो फिर भी ऐसे क्वेश्चन थे, यानी जो शिफ्ट 1 थी 23 मार्च की, उसमें तो फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे 3.5 साल का CI पूछा था, है ना, और एक और कैलकुलेटिव सवाल था। तो वहां तो थोड़े कैलकुलेशन थी, लेकिन यहाँ तो बहुत ही आसान मामला हो गया था। तो 20 के 20 क्वेश्चन आप कर सकते हो सिक्योरिटी असिस्टेंट में, अगर हम प्रीवियस ईयर 2 शिफ्ट को देखें तो, ठीक है ना। बस स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखिए तो आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट शिफ्ट के साथ आएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।